नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट मेंस के सेकंड पार्ट की सेकंड यूनिट वन उपज। अब वन उपज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइज, रंग स्टार्ट करते हैं सीधे। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक रंग, डाई के बारे में अगर हम बात करें तो जो रंग है, रंगों का चलन है, प्रचलन है, इंसान का जीवन। कभी हम मजाक के तौर पर बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट लाइफ है, कभी बोलते हैं कलरफुल लाइफ है। तो जो कलर्स हैं, इमेजिनेशन है, ये अभी से ना होकर इमेजिनेशन वो बहुत बहुत पहले से हो जाता है, प्री हिस्टोरिक हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल में हो जाता है। वहाँ पर अगर कलर्स की नॉलेज नहीं थी तो जो सबसे पहले कलर्स हैं उसमें ब्लैक और वाइट को कलर्स लिया जाता था और पीक माना जाता था। एक तरफ ब्लैक ले लिया और एक तरफ वाइट ले लिया और फिर बोला गया ये जो कलर, बाकी जो कलर्स दिख रहे हैं वो सभी कलर्स इन दोनों के बीच में आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ पर जो कलर्स हैं उनका बड़ा रोल रहा है। और हमें कहाँ देखने को मिलता है, केव्स वगैरह में जो पुराने साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उसमें भी तमाम तरीके के कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो स्थापत्य से मिलते हों, चाहे गुफाओं वगैरह से मिलते हों, कहीं से भी हम देखते हैं जो चित्रकारी वगैरह है उसमें भी रंगों का प्रयोग किया गया है। हजारों साल जो पुरानी है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या भीमबेटका की गुफाएं हो, कहीं पर भी गुफाएं हो, वहाँ देखा गया है भित्ति चित्रकारी में रंगों का प्रयोग किया गया है। अब पोलैरिटीज़ की बात करें, जैसा यहाँ पर ब्लैक और वाइट को पोलैरिटीज़ में काउंट किया जाता है, ब्लैक और वाइट को, वैसे ही पोलैरिटीज़ में देखा जाएगा दो पोलैरिटीज़ अलग अलग बना के रखी गई थी। जब थोड़ी सी कलर की इंफॉर्मेशन हुई, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बाद ये पोलैरिटी अलग रही, ब्लैक और वाइट। इन दोनों के बीच में बाकी बचे हुए सारे कलर्स को इन दोनों के बीच में माना जाने लगा कि सबसे डल अगर होगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक, और सबसे ब्राइटनेस अगर सबसे ज़्यादा होगी तो वो कलर कैसा हो जाएगा, वाइट, और बाकी सारे कलर्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी या उपयोग के साथ जो पोलैरिटीज़ है उसको बदल दिया गया। वो पोलैरिटीज़ कैसे चेंज की, वो पोलैरिटीज़ चेंज कर दी येलो और ब्लू। ये इजीली यूजेबल डाइज थी जो व्यक्ति ने, इंसान ने यूज़ की, और जैसे ही उसने यूज़ किया वैसे ही इसकी पोलैरिटीज़ को उसने चेंज कर दिया। ब्लैक और वाइट से उसने रंग की तरफ, जिसे हम अभी कलरफुल बोलते हैं, यहाँ वो बढ़ गया। जब यहाँ हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर हम बात करते हैं, ब्लैक का मतलब होता है नो कलर, नो रिफ्लेक्शन, कोई भी रेज जाके वापस नहीं आती है उसे ब्लैक बोला जाता है। और वाइट का मतलब है सारी रेज वापस आ जाती हैं, तब हम उसे वाइट बोलते हैं। तो यहाँ नो कलर होता है, यहाँ ऑल कलर होता है। जबकि यहाँ हम बात करें, यहाँ जानकारी के बाद येलो और ब्लू में कन्वर्ट कर दिया गया पीक को, कि सारे कलर्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो ये थी पोलैरिटीज़ की बात, कि दो ध्रुवों में कहाँ से कलर्स को किस तरह से देखा गया एंशिएंट टाइम में। फिर उसके बाद हम बात करें कलरेंट्स क्या होते हैं। कलरेंट्स होते हैं जिनसे हमें कलर मिलता है, जिनसे रंग मिलता है। अब रंग किससे मिलेगा, रंग मिलेगा, अभी हम पहले ही चल रहे हैं, सिंथेटिक डाइस पर अभी हम नहीं पहुँचे हैं, वो भी इसमें डाई में आ जाएगा। रंग हमें मिलेगा या तो डाई से मिलेगा या पिगमेंट से मिलेगा। डाई सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एडेसिव होते हैं, जनरली एक्वस फॉर्म में होते हैं, पानी के जलीय रूप में होते हैं, वो डाई रहते हैं। पिगमेंट्स होते हैं जनरली इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थ में मिलना किसी भी एलिमेंट का, कार्बन, आयोडीन वगैरह, और कार्बन नहीं, आयरन वगैरह अपन लें तो ये सभी किस में आ जाते हैं, पिगमेंट्स में आ जाते हैं। अब डिफरेंस अगर देखने जाओगे, डाई और पिगमेंट का डिफरेंस क्या होगा, दोनों में कलर होता है, ये सिमिलरिटी है, दोनों का यूज़ कलर करने के लिए किया जाता है, ये भी सिमिलरिटी है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होगा, डाई जो होती है, डाई उसे बोला जाता है जिसमें नॉर्मली
जो एफिनिटी की प्रॉपर्टी है, चिपकने वाली, कहीं पर भी लगा दो तो वो प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, जबकि पिगमेंट्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। जैसे मिट्टी में, रेत में, धूल में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो वैसे ही किसी भी चीज़ में नहीं चिपक जाते हैं। लेकिन डाइज का ये है कि जैसे ग्रीन आप किसी पौधे वगैरह से रगड़ खा के आ जाओगे या पत्ते वगैरह से टिक जाओगे या हरे पौधे से पौधे को अपने ऊपर रगड़ दोगे तो वो ग्रीनिश ग्रीनिश दिखने लगता है। लेकिन डाइज के साथ, पिगमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद जो डाइज हैं जनरली कार्बनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जनरली कार्बनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि पिगमेंट्स की बात है कार्बनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करें जो डाइज हैं ये एक्वस फॉर्म में जनरली नहीं पाई जाती हैं, जबकि जो पिगमेंट्स एक्वस फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, जबकि डाइज जनरली एक्वस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसलिए इसका यूज़ डाइंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। पिगमेंट का पहले यूज़ उतना नहीं होता था जितना यूज़ ज़्यादा डाई का होता था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी होती थी, इसमें अलग से मॉर्डेंट्स नहीं मिलाने होते थे। मॉर्डेंट जो टर्म आया इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डाई पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा उम्मीद है। ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आगे फिर से टर्म आएगा और अपन इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एंशिएंट टाइम पर नेचुरल डाई। अब एंशिएंट टाइम पर बहुत सारी डाइज, बहुत ज़्यादा डाइज तो उपयोग नहीं की जाती थी, लेकिन जो बहुत इजीली अवेलेबल थी वो डाइज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पहले तो यूज़ करने की बात है तो एंशिएंट टाइम में हम देखेंगे हमें कॉटन के कपड़े भी जो साक्ष्य हैं उसके तौर पर हमें मिलते हैं। बहुत सारी चित्रकारी हमें मिलती है, बहुत सारी गुफाओं में मिलती है, बहुत सारे महल वगैरह जो अवशेष बचे हुए हैं वहाँ से भी पता चला है कि ये डाइज का उपयोग करते थे और वो डाई होती थी नेचुरल डाई, क्योंकि उस समय पर सिंथेटिक डाइज के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि कहीं पर डाई बना के उसका उपयोग किया जाता रहा हो। तो वो इसी तरह से डाइज का यूज़ करते। अब वो डाइज कैसे करते, बनाते कहाँ से, लेते कहाँ से, सोर्स क्या होता, उनका सोर्स होता कुछ प्लांट्स से लिए जाते और कुछ किससे लिए जाएंगे, जो डाइज होगी वो कुछ प्लांट्स से ली जाएगी और कुछ एनिमल से ली जाएगी। अब जो एनिमल से ली जाएगी वो किस तरह से ली जाएगी, जैसे जानवरों के बाल सुखाकर आप पीस कर वो कलरफुल बाल होंगे, उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर प्लांट से तो तमाम तरीके की डाइज, नेचुरल डाइज प्राप्त होती ही हैं। यहाँ बालों से लिया जा सकता है, स्किन से लिया जा सकता है या सींग से लिया जा सकता है। तमाम तरीके के जो पार्ट्स हैं उनसे, एनिमल से डाई प्राप्त किया जा सकता है। अब जो डाइज मिलेगी उसका यूज़ वो अलग अलग त्योहारों, समय वगैरह पर वो कर सकते हैं। त्योहार वगैरह जैसे बसंत के साथ येलो कलर को मिलाकर देखा जाता है, जब भी बसंत का त्यौहार आता है तो पीले का विशेष महत्व हो जाता है। तो इसी तरह से एंशिएंट टाइम पर कलर्स का इतना इम्पोर्टेंस था, उनको त्योहारों तक से मिलाकर देखा जाता था। तो ये थी एंशिएंट टाइम पर बात कि एंशिएंट टाइम पर कलर का यूज़ किस तरह से। अब आते हैं पिगमेंट्स पर। पिगमेंट क्या होंगे, वही एडिशनल सब्सटेंस के तौर पर हम देख सकते हैं जनरली। अब यहाँ हम एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में, क्लोरोफिल के फॉर्म में पत्तियों में पाया जाता है और उसका काम क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाना। तो यहाँ हम केमिस्ट्री नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्रकाश संश्लेषण पूरा डिस्कस करने लग जाएंगे, लेकिन हम ये समझ के रखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करवाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में सन से जो एनर्जी आएगी, सूर्य से जो प्रकाश आएगा, जिसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है, उसे किस में कन्वर्ट करेगा, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होगा क्या, एक्चुअली में थर्मल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब फोटोसिंथेसिस से ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे, प्लांट्स स्टोर करते हैं, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो इसे ग्रहण करते हैं। जैसे जानवर जो पत्ती वगैरह खाते हैं वो जानवर इसे ग्रहण करते हैं, फ्रूट्स वगैरह के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं। तो ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये ना सोचेंगे कि जो पिगमेंट्स होते हैं या जो कलर्स होते हैं उनका सिर्फ यही काम होता है कि रंग दिखाएं, वो सिर्फ रंग है, वैसा नहीं मान के चलेंगे। आगे हम देखने वाले हैं जो डाइज वगैरह हैं उनका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। तो अभी यहाँ समझ के चलेंगे जो यूजेस हैं, वैराइटीज़ हैं यूज़ की, वो बहुत वास्ट है। अब देखे जाएंगे कलर ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के कलर, फूलों के कलर, बहुत मनमोहक सी बात होती है। जैसे ही फूलों की बात आती है हमारे दिमाग में बहुत सारे कलर्स दौड़ने लगते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स दौड़ने लगते हैं। तो वो क्या है, फ्लावर्स का है। फ्लावर्स के साथ सबसे खास वर्ड जुड़ा होता है अट्रैक्शन, और वो जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इनकी फ्रेग्रेंस की वजह से। अट्रैक्शन जो होगा वो इनकी फ्रेग्रेंस की वजह से होगा, और दूसरा अट्रैक्शन होगा उनके कलर्स की वजह से। अब कलर्स की वजह से जो अट्रैक्शन होगा, अभी हम कलर्स और डाई पढ़ रहे हैं तो फिर हम इस पर बात करेंगे। अब इससे जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन कैसा होगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो जैसे आपने मधुमक्खी का एक एग्जाम्पल देखा होगा, हनी कैसे मिलता है। मैं मधुमक्खी किसके पास जाती हैं, फूल वगैरह के पास जाती हैं, वहाँ से रस लेती हैं और जाकर जमा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, पराग वगैरह जमा होता है। तो वो किससे होगा, फूलों से प्राप्त होगा हमें। अब ये जो कलर होंगे ये क्या करेंगे, लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बहुत सारे पौधों को अपने घरों पर लगाते हैं, फूल वाले पौधों को लगाते हैं, झाड़ियों को नहीं लगाते। झाड़ियों को क्यों नहीं लगाते, प्लीजेंट नहीं होती हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते। जनरली फूलों को लगाए जाते हैं, भले किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो या ना हो, लेकिन फूल ज़रूर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और इन्हीं का जो अट्रैक्शन होता है ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और उनके लिए भी भोजन उपलब्ध करवाते हैं, और ह्यूमन बींग्स को भी करते हैं। और वहाँ पर सबसे खास बात आ जाती है रिप्रोडक्शन की, कि आप इनको फिर से रिप्रोड्यूस करो, नए नए जीन्स बनाओ। वही तो इन्हें उकसा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि आप नए जीन भी बनाओ, उगाओ भी, और इसके बीजों को संरक्षित करके आगे बढ़ाओ भी। तो ये इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कलर ऑफ फ्लावर्स। अभी इतने सारे कलर्स क्या हैं, इसकी साइकोलॉजी वगैरह कुछ भी चीज़ों का पता नहीं चला है, बस अपन समझेंगे कि इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है। अब आते हैं उसी तरह से किसकी, फ्रूट्स की। अब फ्रूट्स की तो सबसे व्यवहारिक है, सबसे सिंपल प्रैक्टिकल है। आप अगर एप्पल लेने जाते हो, आप अगर केले लेने जाते हो, पपाया लेने जाते हो, कुछ भी आप लेने जाते हो, आप 2 ठेले के पास में खड़े होंगे, 2 या 3 दुकान के पास में खड़े होंगे, जिसके यहाँ सबसे अट्रैक्टिव सा कलर लगेगा। जैसे आप लेने जाते हो एप्पल, अगर कहीं ग्रीन एप्पल है, एक जगह पर हल्का ग्रीनिश एप्पल है, हल्का रेडिश है उसमें, और एक जगह रेडिश एप्पल है बिल्कुल चमक वाला, तो आप किसे प्रेफर करोगे, रेडिश जो चमक वाला है उसे प्रेफर करोगे। आपने टेस्ट तो नहीं किया है ना, तो उसके कलर ने आपको अट्रैक्ट किया, तो वो अट्रैक्शन किसका है, कलर का है। तो यहाँ भी वो कहानी क्लियर हो जाती है कि जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या है, अट्रैक्शन का काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और तमाम जानवर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ खाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ये। तो जो फल होते हैं उनका यूजेज हमें समझ में आता है, कलर के हिसाब से भी उनका यूज हमें समझ में आता है। अब आते हैं जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और बहुत सारे पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटी फंगल की तरह वो काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करते हैं, मोथ रिलेक्टेंट की तरह वो काम करते हैं, फंगस नहीं लगने देते हैं, बैक्टीरिया का अटैक नहीं होने देते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पिगमेंट में जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। चूँकि ये हमारा टॉपिक नहीं है प्रोटेक्ट करने का, पूरा डिटेल में पढ़ने का, तो अभी अपन सिर्फ इस पर जाएंगे कि पिगमेंट्स जो एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, मोथ रिलेक्टेंट हैं, डिसीज़ वगैरह से दूर रखते हैं प्लांट्स को, उसके तरह भी ये काम करते हैं। तो आवश्यक अंग भी हो जाते हैं, तो सिर्फ उसे कलर के तौर पर नहीं देखा जाएगा।
कलर पर देखने का मतलब होगा कहीं ना कहीं उसके इम्पोर्टेंस को बहुत कम तर करके आंकना या लिमिटेड उसको समझना या देखना, वैसा हमें नहीं करना है। अब नंबर ऑफ कलर्स की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ कलर्स कितने होते हैं? कभी कोई बोलता है 7 रंग होते हैं, मूल रंग 3 होते हैं, कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। फिर आप जब कलर्स की शॉप पर जाते हो, कलर वो मशीन रखे रहता है, बताओ कि कौन सा कलर बता दे, एक बुक वो आपको दे देते हैं और उस बुक में तमाम कलर होते हैं। और अगर आप और बड़ी शॉप पर जाओगे वो और बड़ी बुक दे देगा, उसमें और ज़्यादा कलर्स होंगे। तो नंबर ऑफ कलर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कलर्स इनफाइनाइट होगा, अनंत होगी कलर्स का संख्या, अनंत। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। बेर या एप्पल हमने ले लिया, जब कच्चा फल होगा तब वो लगभग हरा सा होगा, और हरे में भी इतने सारे वेरिएंट्स होंगे कि हरे के बाद वो रेड की तरफ जब वो आगे बढ़ेगा, अच्छे रेड की तरफ वो आगे बढ़ेगा हर क्षण, जिसमें क्षणिक सिद्धांत आ जाता है बुद्ध का। हर क्षण वैसा नहीं होता जैसा वो पहले था, तो कलर भी उसका वैसे नहीं होगा जैसा वो पहले था। हर मोमेंट पर वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? रेड की तरफ बढ़ रहा है, और ग्रीन हल्का सा कम हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन में भी देखा जाएगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल। बाकी आप कलर्स बहुत सारे समझ सकते हो, केले का भी समझ सकते हो, ग्रीन से येलोइश की तरफ वो बढ़ता है। उसी तरह पपाया पपीता का भी समझ सकते हो, आप तमाम फ्रूट्स का समझ सकते हो। ये सिर्फ फ्रूट की बात है, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो हर क्षण वो कलर बदल रहा है और रेडिश की तरफ चल रहा है। मतलब इसी रेंज में अगर इन्हीं पीक्स की बात करोगे, ग्रीन और रेड, इन्हीं पीक्स की बात करोगे, तो इसमें भी कितने सारे वेरिएंट्स आ गए, कितने सारे कलर्स आ गए। तो सारे कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स जब बोला जाएगा तो इनफाइनाइट बोला जाएगा। और अगर देखा जाएगा, मिक्स करके भी देखा जाएगा, तो नंबर ऑफ कलर्स बन जाते हैं। अब नंबर ऑफ कलर्स बन जाते हैं, नेचर में नेचुरली भी बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन सभी कलर्स को डाइज के फॉर्म में यूज क्यों नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है बिल्कुल। कौन सा कलर डाई के फॉर्म में यूज नहीं, किस तरह का कलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से डाई के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कलर जिसमें एफिनिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब किसी फैब्रिक वगैरह पर चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वैसे कलर को डाई के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, उसे कलर के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, ऐसे कलर्स जो जल्दी फेडअप हो जाते हैं। आपने लगाया, पता चला आज आप लगा के गए, बहुत मन से आपने सिलेक्ट किया और मैडम से भी पूछ लिया, और मैडम को तो मतलब ये था कि यही लगना था, नहीं तो इसी कलर में घर बसना था। पता चला लगा के चले गए, अगले दिन आके देखा वो कुछ और दूसरा हो गया, ऐसा लगा किसी ने आके कलर हटा ही दिया है पूरा। तो वो क्या हो गया? फेडअप हो गया, सनरेज से हो गया, किसी भी वजह से वो फेडअप हो गया, तो उन्हें कलर्स की तरह पर यूज नहीं किया जा सकता। तीसरा, जनरली जो एक्वस फॉर्म में नहीं आते हैं, जलीय रूप में जो कलर्स डाइज नहीं आ पाते हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता, वो कलर के फॉर्म में यूज़ नहीं किए जा सकते। या सन से फेड हो जाते हैं या अपने आप वो कलर छोड़ देते हैं, उनको यूज़ नहीं किया जाता। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कलर को यूज़ नहीं किया जाता। ये नोट्स में आपको अच्छे डिटेल फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं। ये तो नेचुरल डाइज की बात थी कि वो फेडअप हो रहा है कलर, या एक्वस फॉर्म में नहीं आ रहा है, या एक दिन लगाया हट गया तो भी यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जो बच्चे गांव में रहे होंगे या गांव में छुट्टियां बिताते हैं, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर वो खेत पर या गांव में कहीं खेल रहे होते हैं, कुछ बनाना होता है, उकेरना होता है पत्थर पर, तो वो क्या करते हैं, जाके कहीं पेड़ से 4-5 पत्ती तोड़कर लाते हैं और वो उकेर देते हैं उससे, और अगले दिन जाके देखते हैं वो फेडअप हो गया, और अगले दिन देखते हैं वो ख़त्म ही हो गया, वो लगभग ख़त्म हो गया, उसका कलर ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे जो कलर्स होते हैं उनका यूज़, कलर के डाइज का यूज़ कलर के फॉर्म में नहीं किया जा सकता। या ऐसे कलर्स जो धुल जाते हैं पानी से, पता चला कहीं पर अपन ने कलर किया और उसको पानी में डुबा के देखा, पता चला ये पूरा ही चला गया।
जिस तरह से कलई बोला जाता है, कलई खुलना बोला जाता है, कलई जिसको बोला जाता है, वाइट जो टेम्परेरी कलर होता है जो चूने से बनाया जाता है वो कलई बोला जाता है। उस पर पानी गिरता है वो धुल जाता है। आपने पता चला किसी ने आपको डिस्टेम्पर का ऑर्डर दिया है, प्लास्टिक पेंट का ऑर्डर दिया, बाहर मकान पर प्लास्टिक पेंट कर देना, आपको लगा बस घोटाला करना, ये तो सरकारी काम है, लेके कलई ले जाके पोत दिया और फोटो खींचा भेज दिया, और पता चला बेहतरीन सा फोटो आ रहा था क्योंकि आपने वो कलई अभी की थी, और रात में गिर गया पानी, तो सुबह क्या होने वाला है, उसकी कलई खुलने वाली है। तो ऐसे डाइज को कलर के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं। सिंथेटिक डाइज क्या होंगे, यहाँ पर डाई किसको बोला जाएगा, जिसको कलर करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने देखी। अब इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा के जब भी सिंथेटिक की बात आएगी, मैन मेड की बात आएगी, तो मैन मेड जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टेबिलिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, जो नंबर ऑफ यूजेस हैं वो बढ़ाने के लिए, वैरायटीज़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें सिंथेटिक में हमें मिल जाती हैं। अब सिंथेटिक डाई क्या होगा, सिंथेटिक डाई ज़्यादातर ऐसी डाई होगी जिसका जो यूज़ होगा वो बढ़ जाएगा, निकलने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाएगी, धुल के निकलना, फेडअप होना, जनरली ऐसा होता है, और इजीली अवेलेबल होना, कॉस्ट कम होना, ये तमाम चीज़ें सिंथेटिक डाई में पाई जाती हैं। अब देखते हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक डाई की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब केमिकल बना के या कॉमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन कोल टार का सबसे पहले जर्मनी ने स्टार्ट किया था 1856 में, मतलब भारत में लगभग जो क्रांति थी 1857 की उसके आसपास जर्मनी ने कॉमर्शियल इसका स्टार्ट किया। अब उनने इसका स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अब बहुत यूज़ किया, इसका एक्सपेंड भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा, प्रिंट का भी विकास हो रहा था, बुक्स वगैरह भी छप रही थी, और पूरा क्रांति के तौर पर ये चल रहा था। अब क्रांति के तौर पर चल रहा था, तो अगर इसका विस्तार होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जो नेचुरल होगा उसका डिमोलिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही वो दौर था जब नेचुरल डाई को जो डिमोलिशन था वो स्टार्ट हुआ था, एकदम से गिरने लगा था, और जो सिंथेटिक डाइज थे वो बढ़ने लगे थे। लेकिन जब जर्मनी में रिसर्च बढ़ा, रिसर्चेस देखी गई, साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए, तब जाके पता चला कि जो सिंथेटिक डाइज है उसके साइड इफ़ेक्ट्स यूजेस से ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। इन सबको देखकर जो एजोडाइज थी, एजोडाइज में ग्रुप लिया जाता है CN डबल बॉन्ड N और C, यहाँ पर ग्रुप्स अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन जनरली यहाँ जो बॉन्ड है वो फिक्स रहता है। इनको एजोडाइज बोला जाता है, कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। अब कलर कहाँ पर किया जाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर एजोडाइज को यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एजोडाइज का वो हम देखें, हम लेदर लें, लेदर इंडस्ट्री में कलर करने के लिए तमाम तरह के लेदर आते हैं, शूज़ आते, बेल्ट्स आते, पर्स आते, लेडीज़ पर्स आते, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेदर में जो आती हैं उनमें एजोडाइज का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एजोडाई। फूड इंडस्ट्री, फूड्स को डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, चमक वगैरह लाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एजोडाइज। लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको लेकर जर्मनी ने इसको 1996 में बैन कर दिया, साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। तो जो सिंथेटिक डाइज होते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं स्टेबिलिटी के साथ साथ में। जैसे अच्छाई के साथ में बुराई हमेशा चलती है, वैसे ही सिंथेटिक डाइज के साथ में ये कहानी चली, और इसका यूज़ जो है अभी भी बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। चूँकि नेचुरल डाई इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए इसका यूज़ बढ़ गया है अपने आप, क्योंकि ह्यूमंस जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, प्रकृति में जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड होती जाएंगी, चाहे पानी हो, पेड़ हो, ऑक्सीजन हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, ऑयल है, वो सब लिमिटेड होता जाएगा। हमें उसके दूसरे ऑप्शंस पर जाना होगा, जितनी जल्दी वो हमें अवेलेबल होंगे उतना ठीक वो अर्थ के रिसोर्सेज के लिए होगा। यहाँ हम सिंथेटिक डाई पर चले गए हैं, तो जो नेचुरल डाइज है उनको कहीं ना कहीं लिमिटेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है।
इवन खाने की चीज़ों में अब सिंथेटिक डाइज का यूज़ किया जाने लगा है और कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके दिख रहे हैं। चूँकि वहाँ पर नेचुरल की जगह सिंथेटिक यूज़ किए हैं तो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी दिख रहे हैं। अब आते हैं सिंधु सिविलाइजेशन पर, चलते हैं अपन वापस एंशिएंट पर चलते हैं। डाइस की अगर बात करें सिंधु सिविलाइजेशन में, वहाँ मांग जो वर्ड यूज़ किया गया है मांगा, ये मांग भरने के लिए हेयर के बीच में जो लाइन होती थी, गैप होता था, उसको फिल करने के लिए रेड जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता था उसको मांगा बोला जाता था भरने के लिए। तो वहाँ भी रेड कलर का नॉलेज था। रेड का तो नॉलेज और भी उनको ज़्यादा था। वहाँ पर जो कपड़े मिले साक्ष्य के रूप में, वहाँ पर जो कपड़े मिले उनको देखा वो कॉटन के थे। और जहाँ भी कॉटन की बात आएगी, कॉटन का मतलब है कि वहाँ पर कलरिंग ज़रूर होगा, डाइंग जो प्रोसेस है वो ज़रूर होगी, क्योंकि कॉटन को कलर करना सबसे ईजी रहता है, कलर जाना भी उसका ईजी रहता है, कलर करना भी। तो कलर वो करते थे कौन सा, रेड और मैडार। ये मैडार कलर डार्क कलर हो जाता है, रेडिश में बिल्कुल मैरून टाइप का अपन उसको बोल सकते हैं। फिर ब्लैक पेंट्स का, वहाँ पर जो बर्तन वगैरह मिले, जो मूर्तियाँ वगैरह मिली, बर्तन वगैरह मिले, तो उन पर जो चित्रकारी थी उसमें फिल्ड जो कलर था वो ब्लैक कलर फिल्ड था। तो हम ये समझ सकते हैं कि उनको कलर्स की नॉलेज थी, वो बहुत कलर्स का यूज़ करते थे। मांग भरने के लिए साक्ष्य मिला, पेंटिंग में मिला उनको, और यहाँ पर क्लॉथ्स में मिला, कॉटन के क्लॉथ्स में मिला। तो ये तो हमें मिला, और जो नहीं मिला वो भी बहुत सारा पार्ट होगा जो हमें नहीं मिल पाया होगा। तो हम बोल सकते हैं जो सिंधु सिविलाइजेशन था लगभग 3300 BC के आसपास, 3300 BC के आसपास, तो वहाँ पर भी हमें कलर का नॉलेज था, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं था और आगे नहीं था। तो हम बोल के चलेंगे वो यहाँ तक लिमिटेड था। फिर हम बात करें अथर्ववेद, लगभग 1000 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास अथर्ववेद में भी रंगों की बात की गई है। तमाम तरीके के रंगों की बात अथर्ववेद में की गई है। तमाम रंगों को देवताओं से जोड़ा गया और त्योहारों से जोड़ा गया। तो अथर्ववेद में अगर बोला जाएगा हिंदू माइथोलॉजी में कहाँ पर रंगों के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, तो वेद युग जो था, अथर्ववेद में सबसे पहले साक्ष्य हिंदू ग्रंथों में मिलते हैं या हिंदू माइथोलॉजी में मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रिटन प्रूफ की। अगर अपन बात करें तो रिटन प्रूफ कहाँ पर मिलता है। अब रंगों के रिटन प्रूफ की अगर बात करेंगे, और एंशिएंट टाइम से, इवन सिंधु घाटी सभ्यता से हम देख रहे हैं कि प्रूफ हमें मिल रहे हैं। लेकिन अगर रिटन प्रूफ की बात की जाएगी तो रिटन प्रूफ हमें मिलेगा 2600 BC, और वो भी यूज किसके पास, चाइना। तो याद रखेंगे कागज़ जो पेपर हमारे पास है, टॉपिक हमारे फॉरेस्ट में है, उसका भी यूज सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, चाइना में मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का। और कलर का भी यूज़ सबसे पहले जो साक्ष्य हैं वो चाइना के हैं 2600 BC में, मतलब अथर्ववेद से भी पहले। ये अथर्ववेद में 1000 BC में मिला था, यहाँ 2600 BC में मिल गया था, उससे पहले। अब चलते हैं इंडिगो, नीला, सबसे प्यारा कलर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर इंडिगो। नीला बोला है हमने, जनरली इसको बोला जाता है नील, इंडिगो। और इसका यूज़ इतना ज़्यादा हुआ, इससे पहले जब हमने देखा, स्टार्टिंग में जब हमने देखा था, पोलैरिटीज़ में जब हमने बात की थी, तो पोलैरिटीज़ में हमने कौन सा कलर लिया था, एक जगह लिया था हमने येलो और एक जगह लिया था हमने ब्लू। अब ये ब्लू कहाँ से मिला होगा, इस ब्लू का सोर्स हो जाता है इंडिगो। नील की जो खेती है वहाँ से पत्तियों से ब्लू कलर मिला और ये पोलैरिटी के फॉर्म में चला गया। दूसरा इजीली जो अवेलेबल हुआ था वो अवेलेबल हुआ था येलो, और ये येलो कहाँ से मिलेगा, या तो टर्मरिक से मिलेगा मतलब हल्दी से मिलेगा, या सैफरॉन मतलब केसर, उससे मिलेगा। तो जो नेचुरली इजीली अवेलेबल कलर थे उन्हीं को पीक कलर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इंडिगो की बात करें, नील की हम बात करें, तो ये बहुत ब्रॉड यूज़ किया जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एक टाइम पर ये शाही रंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट टाइम के बाद,
क्योंकि अवेलेबल हो जाता था और यही कलर था जो अच्छा भी लगता था, प्लीजेंट लगता था, तो ये शाही कलर के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। और इसके यूज़ की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान युग में, अगर आप डेनिम देखोगे, जीन्स जो इंडस्ट्री है उसको आप देखोगे, आप किसी भी शॉप पर चले जाओ, आप जब कलर्स देखने जाओगे तो आप ज़्यादातर जो आपको शेड मिलेगा जीन्स का, डेनिम्स का, वो शेड आपको मिलेगा ब्लूइश, ज़्यादातर ब्लूइश शेड मिलेगा। और वो ब्लूइश किससे बनता है? इंडिगो। तो डेनिम इंडस्ट्री से समझा जा सकता है कि इंडिगो का इंपॉर्टेंस क्या है, डेनिम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आगे बढ़ेंगे। मोस्ट फेमस डाई, एंशियंट टाइम पर मोस्ट फेमस डाई कौन सी थी? तो मोस्ट फेमस जो डाई थी वो थी टायरियन पर्पल। ब्लू के बाद अगर देखा जाए तो टायरियन पर्पल, टायरियन पर्पल। अब कोई भी चीज़ फेमस या इम्पोर्टेंट कब हो जाती है? ये टायरियन पर्पल जो लेबनान में यूज़ किया जाता था पहले, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता था? क्योंकि इसको जो निकाला जाता था, तैयार जो किया जाता था, वो बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी हो जाती है उसके निकालने में, क्योंकि वो मिलता कहाँ से था? मुरेक्स से मिलता था। जो स्नेल्स होते हैं, सी स्नेल्स होते हैं, समुद्री जो चीज़ें होती हैं जिनमें घोंघा वगैरह ले लिए जाते हैं, या जो सीप वगैरह मिलते हैं वो ले लिए जाते हैं। और उसमें भी ये किससे? सेल्फ फिश। अब सेल्फ फिश, इसको फिश लेके नहीं चलना है, फिश नहीं लेना है, ये जंगली जीव होते हैं जिनसे ये प्राप्त किया जा सकता था। मिरेक्स होते हैं सीप वगैरह जो गहरे समुद्र पानी में ये मिलते थे। अब इसको निकालने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था, इतना मेहनत कोई आम आदमी नहीं कर सकता था, मतलब आम आदमी के पास ये टायरियन ब्लू नहीं हो सकता था। अगर आम आदमी के पास नहीं होगा टायरियन पर्पल, अगर आम आदमी के पास नहीं होगा तो खास के पास होगा। खास मतलब क्या होगा? वो शाही रंग होगा। तो उस टाइम पर ये शाही रंग में कन्वर्ट हो गया था। और यही कलर किस पर देखने को मिलता है? बाइबल पर भी ये देखने को मिलता है। तो शाही रंग के तौर पर टायरियन पर्पल को देखा जाता था। मिलता किससे था? मिरेक्स से मिलता था। और मिरेक्स क्या है? सी स्नेल्स होते हैं, घोंघा वगैरह, सीप वगैरह जो आते हैं, शंख वगैरह जो आते हैं, उनमें से निकाले जाते थे। जीव जो होते थे उनको सेल्फिश बोला जाता था। तो सेल्फिश से ये प्राप्त होता था। और यही कहानी, यही सब जो कहानी है, यही आगे चल के एक्सप्लेन किया था अरिस्टोटल वगैरह ने। बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं उनने ये समझाया था कि किस तरह से ये डाई बनाया जाता है जो टायरियन पर्पल है। अब बाइबल में भी यूज़ हुआ। अगर रोमनिक हिस्ट्री की बात करें तो रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में पहले अगर किसी राजा या शाही परिवार से किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो उस व्यक्ति को बॉडी को लपेटकर, कपड़े में लपेटकर, अच्छे से लपेटकर दफनाया जाता था। और वो एक रंगीन कपड़ा होता था। और वो एक रंगीन कपड़ा जो ये रॉब है, सेरेमोनियल रॉब्स, ये रंगीन कपड़ा होता था। तो ये सिर्फ शाही परिवार के पास उपलब्ध होता था। और उसमें भी कौन सा कलर यूज़ होता था? टायरियन पर्पल कलर यूज़ होता था, जो साक्ष्य मिले हैं अभी भी। मतलब ये बहुत हाई उसमें यूज़ किया जाता था, ये मान सकते हैं हम। अब विशुवियस ने भी क्या किया था? विशुवियस कौन थे? विशुवियस आर्किटेक्ट थे रोम साम्राज्य के, और ऑथर भी थे, और तमाम इनके साथ उपाधियां जुड़ी हुई हैं। उनने भी बात की थी किसकी? टायरियन पर्पल डाई की। तो टायरियन पर्पल डाई रोम में और लेबनान में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था पर्पल। अब आगे चलें अरस्तु की। तो अरस्तु ने इसका जो बनाने का तरीका है, कहाँ से इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ पर क्या किया जाता है, वो सारी प्रोसेस अरस्तु ने डिस्क्राइब की। और किस में डिस्क्राइब की? अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखेंगे ये बुक किसकी है? अरस्तु की बुक है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। उसमें बताया। इसी तरह से इतिहासकार थे प्लिनी ने भी अपनी बुक नेचुरल हिस्ट्री में बताया कि किस तरह से जो डाई है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, टायरियन पर्पल को। फिर जो
पहले लोग थे, प्रिमिटिव जो लोग थे, वो कलरिंग कैसे करते थे, उनके कलर करने का प्रोसेस क्या होता था प्रिमिटिव लोगों का। अब प्रिमिटिव लोगों के लिए कलरिंग किस पे होती थी? प्रिमिटिव लोग कलरिंग करने के लिए या तो खुद पर कलरिंग करते या किस पर, अपने जानवरों पर कलरिंग करते थे। या तो खुद कलरिंग करते थे या एनिमल्स को कलरिंग करते थे। अब ये कलरिंग करेंगे कब? ये करते थे स्पेशल ओकेशंस पर। स्पेशल ओकेशंस का मतलब है अगर ये युद्ध पर भी जा रहे हैं, युद्ध पर जाते हैं तब भी ये कलर करते थे, अपनी बॉडी पर कलर लगा के, कभी ग्रीन लगाया, कभी रेडिश लगाया। जैसे अभी ऊर्जा के लिए रंग बोला जाता है, सैफरन को बोला जाता है, ऑरेंज को बोला जाता है एनर्जी के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी ये लोग देवी देवताओं को कलर डिसाइड करके रखते थे, अपने जानवरों को कलर करके ले जाते थे, युद्ध पर भी ले जाना होता तब भी कलर करके जाते थे। और स्पेशल जो त्यौहार होते थे, जैसे अभी भी कुछ तीज त्यौहार ऐसे हैं जिसमें जानवरों को सजाया जाता है, उन पर कलर भी किया जाता है। तो ये अभी से ना होकर ये पुरानी रीतियों से चला आ रहा है कलरिंग का प्रोसेस। तो कलरिंग माइथोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, डाइंग जो प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो टेक्निक्स है, टेक्निक क्या यूज़ की जाती थी कलरिंग के लिए। अब टेक्निक क्या यूज़ करेगा? टेक्निक में पहले ऐसा तो नहीं था कोई मशीन वगैरह होती थी, तो मशीन वगैरह नहीं होती थी तो फिर वो क्या यूज़ करते थे, वो सीधे कपड़ा वगैरह, अगर कपड़े को डाई करना है तो कपड़े पर या तो पत्तियां रगड़ दी या पेड़ से उसको रगड़ दिया या कपड़े को ले जाके रगड़ के, इस तरह से वो डाइंग की प्रोसेस करते थे। या फिर क्या, किसी फ्रूट वगैरह से मिल रहा है तो फ्रूट से मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, फ्रूट को लेकर वो क्रश करके, फ्रूट को क्रश किया और ले जाके कपड़े पर लगा दिया। या वो क्या करते थे, बॉईल करने की प्रोसेस उनको आ गई थी तो वो डाई को ले जाकर और क्लॉथ्स को ले जाकर उसमें डिप कर देते थे और वो कलरिंग की प्रोसेस इस तरह से एग्जीक्यूट करते थे। तो ये उनकी टेक्निक थी, 2-3 टेक्निक जो यूज़ पहले वो करते थे, जिसमें से एक आध टेक्निक अभी भी चली जा रही है। उबाल कर जो डिप करने वाली टेक्निक है वो अभी भी चली आ रही है जनरली। अब देखेंगे हम आगे, कुछ डाइज ऐसी हैं जिनका बहुत बहुत यूज़ किया गया, बहुत ब्रॉड वे में यूज़ किया गया। जैसे मैडार, मजीठ। मैडार मतलब महरून सा कलर अपन बोल सकते हैं। यहाँ आपको कलर दिखाया नहीं है क्योंकि कैमरे की वजह से कुछ आप कलर लेकर आओ, कुछ वो कैमरे पर बन जाता है, इस वजह से वो कलर नहीं दिखाया आपको। ये रूट से मिलता है और रेड या इसको बोल सकते हैं मैरून के आसपास ये मैडार पहुंचता है। फिर उसके बाद इंडिगो टिक्टोरिया, इसका नाम आप याद करके रखना, इंडिगो टिक्टोरिया, नील इंडिगो। ये पत्तियों से मिलता है और इसका कलर ब्लू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको हम। फिर उसके बाद येलो कलर, ये पीक कलर्स में हमने देखा था, ये भी पीक कलर में हमने देखा था, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया, टायरियन पर्पल के आसपास पहुंचता है। रेडिश कलर आप तमाम जो फ्लैग्स हैं खास तौर से यूरोप में, वहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का यूज़ किया गया है। रेड कारपेटम बोलते हैं, मतलब कोई शाही स्वागत जब किया जाता है, दिल से जब स्वागत किया जाता है बड़े आदमी का, तो बोला जाता है रेड कारपेट बिछा दिए गए स्वागत के लिए। तो ये शाही रंग के तौर पर यूज़ किया जाता है और ये पीक कलर्स के फॉर्म में, क्योंकि ईजिली अवेलेबल थे और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया। ब्लू और येलो को, येलो किससे मिलेगा हमें, सैफरन से, केसर से मिल सकता है, केसर से मिलेगा, वही फाइबर से मिलेगा, सुखाकर फिर यूज़ किया जाता है। तमाम खाने की चीज़ों में भी, ऑयल्स वगैरह बनाने में भी सैफरन का यूज़ किया जाता है। हल्दी, हल्दी भी यही इसी तरह से प्राप्त किया जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, ये टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल में अगर कलर यूज़ करने की बात आएगी पहले तो वो होगा हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, इसका बॉटनिकल नेम भी हम याद रखेंगे। तो ये थी कुछ पॉपुलर डाई जो पहले के टाइम पर यूज़ की जाती थी। अब चलते हैं मॉर्डेंट्स पर। मॉर्डेंट्स क्या होते हैं? मॉर्डेंट्स होते हैं, अब हमने डाई देखा, डाई के यूजेस की हमने लिमिटेशन देखी। अगर डाई का यूज़ लिमिटेड होगा तो प्रेजेंट एज में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता।
क्योंकि जो टाइप्स हैं डाई के वो लिमिटेड हैं, डाइज जो मिल रहा है हमें वो लिमिटेड है। अगर सब लिमिटेड है तो यूजेस भी क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। अगर इसके यूज़ को बढ़ाना है तो जो वेस्टेज वाला लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को किस में कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब फेडअप का जो सीन है और जो वॉश का सीन है, वॉश आउट हो जाता है, फेडअप हो जाता है, ये और इन एक्वस होते हैं। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस, एडिशनल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, उनको बोला जाता है मॉर्डेंट्स। जैसे केमिकल रिएक्शन होता तो है लेकिन उसको सही टाइम से और अच्छे से पूरा करने के लिए उसमें कैटलिस्ट मिला दिए जाते हैं, उत्प्रेरक मिला दिए जाते हैं और वो सही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दूध से दही प्राप्त करना है तो हमारा जो टारगेट है वो दही है, लेकिन दूध तो यूँ कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर हम उसमें जामन के लिए क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा दही या छाछ मिला देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है दही में जो हमें चाहिए होता है। तो अब अगर हमें जो डाइज़ हैं उनका यूज़ करना है तो जो बेकार होने वाली चीज़ें हैं उनको भी यूज़ में लाने के लिए, लंबे समय तक टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें मॉर्डेंट्स मिलाए जाते हैं। अब ये मॉर्डेंट्स क्या करेंगे, इन मॉर्डेंट्स का काम होगा डाई को फाइबर से चिपकाना, मतलब एडेसिव की तरह, मोटे तौर पर बोला जा सकता है एडेसिव की तरह ये यूज़ किया जाएगा। केमिकल सब्सटेंस होंगे, डाइज मिलाएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, याद रखना केमिकल रिएक्शन होगी तभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडरेंट डाई में मॉडरेंट मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो हम ऑप्ट करेंगे हाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब देखें क्या हो जाएगा, टू फिक्स टू द फैब्रिक, फैब्रिक पर फिक्स करने के लिए यूज़ बनाया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। फिर प्रिवेंट कलर फॉर्म, फेडअप होने से बचाया जा सकता है, वॉश आउट होने से बचाया जा सकता है। मॉडरेंट्स क्या करेंगे, बाइंड्स द नेचुरल डाई टू द फैब्रिक, ये फैब्रिक से नेचुरल डाई को बांधने का काम करते हैं कि वो उस पर टिकी रहे, ये सारी चीज़ें ना हों। ये केमिकल रिएक्शंस होती है इसमें। अब देखते हैं डाइज, किस तरह की डाइज होती हैं, डाइज कब यूज़ की, डाइज किस, दो तरह की डाइज होती हैं जनरली। एक डाई ऐसी होती है जिसका सीधे से यूज़ किया जा सकता है, जैसे इंडिगो है, फिर उसके बाद टर्मरिक है, हल्दी है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, सीधे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा, ये अपना कलर छोड़ देते हैं। लेकिन काफ़ी सारी डाइज ऐसी हैं जो अपना कलर नहीं छोड़ती हैं, उनमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस भी मिलाने पड़ते हैं। ऐसी डाइज जिसमें कुछ भी ना मिलाना पड़े, ऐसी डाइज को बोला जाता है सब्सटेंटिव डाइज, जिसमें किसी भी एडिशनल सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिनमें एडिशनल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, या बोलें जिनको मॉर्डेंट्स की ज़रूरत होती है, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव डाइज। याद रखेंगे किन डाइज को मॉर्डेंट्स की ज़रूरत होती है, तो एडजेक्टिव डाइज को। अब मॉर्डेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मॉर्डेंट ऐसा नहीं होगा कि एक ही मॉर्डेंट यूज़ कर लिया जाएगा सभी डाइज में, तो मॉर्डेंट्स भी 3 तरह के होते हैं। जिस तरह से डाई लिया जा रहा है, डाई को यूज़ कहाँ करना है उसी हिसाब से मॉर्डेंट लिया जाता है। जैसे एक मॉर्डेंट जो जनरली यूज़ किया जाता है, आप सभी ने यूज़ किया होगा, पेंट्स वगैरह जब घर पर किया जाता है, प्लास्टिक पेंट जब किया जाता है तो तारपीन लेकर आया जाता है, वो तारपीन उसमें कलर में मिलाया जाता है और कलर थोड़ा सा पतला हो जाता है और वो चिपक भी जाता है जहां आप उसको यूज़ करो। अदरवाइज़ क्या होगा, वो गाढ़ा होगा, कलर पपड़ी के फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा, तो वो भी मॉर्डेंट्स के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। तो मॉर्डेंट्स अलग अलग किस तरह से मॉर्डेंट्स अलग अलग होंगे, तो मेटेलिक जो मॉर्डेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम वगैरह, आयरन वगैरह, इनके मॉर्डेंट्स बने होते हैं। फिर टेनिन्स के, अब टेनिन्स के जो मॉर्डेंट्स होते हैं, जो फाइबर वगैरह पर, लकड़ी वगैरह पर लगते हैं, तो ये जो टॉपिक है टेनिन का, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अलग से लिया गया है। मार्केट में कितने टेनिन्स चल रहे हैं, कौन सा टेनिन अच्छा होता है, क्या है, ये टेनिन्स की कहानी पूरी हम अपने उस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। टेनिन टॉपिक होगा, आप
देखेंगे, मिल जाएगा आपको टॉपिक सिलेबस में आपके। फिर आते हैं ऑयल्स के मॉर्डेंट्स। ऑयल के मॉर्डेंट्स अलग होते हैं, जो डाइज वगैरह लिया, जैसे हमने डाई लिया, सैफरन का डाई लिया, केसर का डाई लिया। अब ऑयल को केसर युक्त बनाना है, कोई भी ऑयल हमने लिया, मालिश करने वाला, खाने वाला, पीने वाला, कुछ भी ऑयल हमने लिया, उसमें केसर के गुण मिलाना है। तो वो कैसे मिलाओगे आप? वो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मॉर्डेंट यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑयल में मिलेगा। तो वो ऑयली मॉर्डेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉमन मॉर्डेंट जो यूज़ किया जाता है, कॉमन मॉर्डेंट जनरली एक्वस फॉर्म में जो डाई होता है, एक्वस फॉर्म में लेकर आने के लिए जो मॉर्डेंट यूज़ किया जाता है वो होता है एलम या फिटकरीज जनरली यूज़ किया जाता है। तो कहीं ऑप्शन हमें अगर एलम मिल जाता है मॉर्डेंट का तो हम उस पर जाना पसंद करेंगे। चूँकि मॉर्डेंट अपना टॉपिक नहीं है तो और ज़्यादा डिटेल में अपन मॉर्डेंट में नहीं जाएंगे, जनरली एलम का यूज़ किया जाता है। अब नेचुरल डाई, कुछ नेचुरल डाइज ऐसी भी हैं जो मिनरल से हमें मिलती हैं। अब मिनरल से हमें क्या मिलेगा? जैसे ऑकेर, ऑकेर एक डाई है, जैसे मिट्टी का कलर है, मिट्टी के कलर को भी लोग लगाकर, जैसे सैनिक वगैरह आपने देखा होगा वो मिट्टी का कलर लगा लेते हैं। कभी कभी जो गाय भैंस वगैरह हैं वो किसी जगह जाकर लेटकर वापस आती हैं तो पता चल जाता है यार इनके ऊपर तो ये कलर है, मतलब ये वहाँ पर रही होंगी। चूने वाली मिट्टी अलग होती है, फिर जो फेरिक वाली मिट्टी है वो अलग होती है, काली मिट्टी मालवा में जो पाई जाती है वो अलग होती है। तो सभी का जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहाँ जो रंग होगा उसका भी अगर यूज़ किया जा सकता है तो उन्हें बोला जाएगा डाइज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स के कारण जो कलर बना है। तो अमेरिका में इसी तरह से ऑकेर डाई तैयार किया जाता है, वो रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है। ब्राउनिश हो जाता है किसकी वजह से? अर्थ में हेमेटाइट वगैरह पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो ब्राउनिश हो जाता है। तो ऑकेर एक डाई है, नेचुरल डाई है जो मिनरल से हमें प्राप्त होता है। नाम याद रखेंगे हम ऑकेर। अब नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से किस तरह से मिलेगा हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके बालों से भी मिल सकता है, उनके सींग से भी मिल सकता है, फर से भी मिल सकता है, या स्किन से भी मिल सकता है, कहीं से भी डाई मिल सकता है। जो एक डाई है कोचिनील, ये मिलता है कैक्टस प्लांट से मिलता है। अब कैक्टस प्लांट में जो नागफनी का पौधा होता है वहाँ पर तमाम तरीके के जो इंसेक्ट्स हैं वो आकर डेथ हो जाती है उनकी, वो मर जाते हैं वहाँ पर, और उनके जो पार्ट्स होते हैं, बचा हुआ जो पार्ट होता है वो रेडिश फॉर्म में नीचे मिलता है। बिल्कुल गहरा लाल रंग वो होता है जो मिलता है, उसी को बोला जाता है सारमाइन। कार्माइन या सारमाइन जो भी पढ़े, पर ये गहरा लाल रंग होगा, ये कोचिनील बोला जाता है इसको, और कैक्टस प्लांट से ये मिलता है। एनिमल से हो गया। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाई। डाई के गुणों की अगर हम बात करेंगे, केमिकली अगर देखा जाएगा तो केमिकली मेनली, ऐसा नहीं इसके अलावा ग्रुप्स नहीं होते इसलिए लिखा गया है मेनली इसमें दो केमिकल ग्रुप होते हैं। एक केमिकल ग्रुप को बोला जाता है क्रोमोफोर और एक को बोला जाता है ऑक्सोक्रोम। एक को बोला जाएगा क्रोमोफोर और दूसरे को बोला जाएगा ऑक्सोक्रोम। जो क्रोमोफोर जो होता है वो एरोमेटिक रिंग्स उसमें रहती हैं। एरोमेटिक रिंग्स मतलब कुछ सुगंधित वाली भी कहानी इसमें रहेगी, एरोमा वाली भी कहानी रहेगी। एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग जैसी रहेंगी। उसमें ये जो क्रोमोफोर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि उसका कलर कैसा होगा, डार्क होगा, लाइट होगा, किस तरह का कलर इसमें होगा। तो याद रखेंगे अगर कलर की बात आएगी तो फिर कौन सा केमिकल ग्रुप होगा? क्रोमोफोर। फिर उसके बाद अगर उसके एडिसिवनेस या एफिनिटी की बात आएगी, एफिनिटी चिपकने वगैरह की बात आएगी कि उसको यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यूजेबल है नॉन यूजेबल है, तो वो पता चलेगा ऑक्सोक्रोम से। अगर उसमें ऑक्सोक्रोम्स हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑक्सोक्रोम में कि वो एफिनिटी की प्रॉपर्टी दे, तो वो पता चलेगा हमें ऑक्सोक्रोम से। कंबाइन विथ सब्सटेंस वगैरह से चिपकने की प्रॉपर्टी ऑक्सोक्रोम से पता चलेगी हमें। फिर प्रिपरेशन ऑफ डाई। डाई तैयार कैसे किया जाता है? डाई तैयार करने के लिए बॉईल करके किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं। जिस तरह का आप डाई बना रहे हो उस तरह के अलग अलग मेथड हो जाते हैं। आप
एब्स्ट्रैक्ट करके जो डाई है नेचुरली जहाँ मिला, एक्सट्रैक्ट करके बॉईल करोगे आप किसी को, कुछ भी लेकर, जैसे फल लिया आपने, फ्रूट से आप निकाल रहे हो, क्रश करके भी आप निकाल सकते हो, बॉईल करके भी आप निकाल सकते हो, जो कलरफुल हो जाएगा उसमें आप डिप करके या उसको किसी पर डाल के बनाया जा सकता है। फिर कोल्ड वाटर में काफ़ी टाइम तक रख के वो भी इस तरह भी एब्स्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं डाइज को। तो तमाम मेथड्स हो जाते हैं। तो मेथड्स पर भी अपन को बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि डाई के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ नेचुरल डाइज। अब सिंथेटिक डाइज के जर्मनी ने डिसएडवांटेज देखे, बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया। तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं डाइज के, जो कलर होता है, जो यूजेबल है, जिसमें अच्छे ऑक्सोक्रोम पाए जाते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कलर में हार्मनेस नहीं होती, जैसे रेडिएशंस का निकलना, किसी भी तरह का हार्मफुल रेडिएशंस इन नेचुरल डाइज से नहीं रिफ्लेक्ट होता, नहीं निकलता है। कैंसर वगैरह जैसी प्रॉब्लम इनसे नहीं आती हैं। इको फ्रेंडली होते हैं, फिर से यूज़ किया जा सकता है, एक को लगाकर उसके ऊपर फिर से डाई किया जा सकता है। तमाम तरीके के इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा एडवांटेज नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सके बहुत ज़्यादा, तो इस पर अपन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है पूरा। रंग देने वाली छाल वगैरह आ जाती हैं, तो तमाम छाल दी गई हैं जिनका यूज़ किया जाता है रंगने के लिए, डाइज को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये उनकी डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद जड़ें वगैरह, रूट्स वगैरह सब दिए गए हैं इसमें नोट्स में कि कहाँ से क्या निकाला जाता है। अब हम देखें, ये तो पार्ट्स की बात हो जाती है, लेकिन कुछ डाइज ऐसी होती हैं जिनको मेडिसिन्स के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। अब मेडिसिन्स के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए, डाइज एज अ मेडिसिन। अब कौन सी डाई का मेडिकली क्या यूज़ किया जाता है, जैसे हम बहुत नॉर्मल यूज़ देखें टर्मरिक का, हल्दी का आप उपयोग देखोगे, हल्दी को आप एंटीबैक्टीरियल के फॉर्म में भी यूज़ करते हो, स्किन पर लगाने के लिए भी यूज़ करते हो, दूध के साथ पीने के लिए भी यूज़ करते हो, आप चोट वगैरह लग जाती है वहाँ पर भी लगाने के लिए यूज़ करते हो। तो हल्दी जनरली किस फॉर्म में हमने पढ़ा, डाई के फॉर्म में स्टार्ट किया था एंशिएंट पीरियड से, लेकिन उसका मेडिसिनल यूज़ भी हम देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी डाइज होती हैं जिनका यूज़ मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है। तो औषधीय महत्व वाले महत्वपूर्ण प्राकृतिक रंग देने वाले पौधे, तो प्लांट्स जो रंग भी देते हैं और मेडिसिनल यूज़ भी है, तो उसकी भी लिस्ट आपको नोट्स में ये पूरा मिल जाएगा। अब आप सोचें मैं इसको पढ़कर सुनाऊं और आप इसको सुनो फिर, तो बहुत मज़ा आने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप 4 बार इसको खुद से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है डाइस की ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। डाइस कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा खींचा जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसको इजीली कंपाइल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके जो फैक्ट्स होंगे खास महत्वपूर्ण बिंदुओं के फॉर्म में नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये कुछ कंटेंट था जो नोट्स में अभी भी अवेलेबल है, और आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में मिल जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो डाइज में इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।